बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर आईएएस कोचिंग हादसे पर बड़ी खबर आ रही है। मामले का सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः इस मामले में संज्ञान ले लिया है और दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस चला गया है। ये बता दें आपको, सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए दिल्ली सरकार को नोटिस भेजा है। कोचिंग सेंटर डेथ चेंबर बन गए हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रही है। ये अगर सुरक्षा नहीं है तो ऑनलाइन चलाना बेहतर है, ये भी सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी दी गई है। कोचिंग सेंटर में सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आ रहा है। कोचिंग सेंटर बच्चों की जिंदगी से खेल रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर दिल्ली सरकार को नोटिस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दे दिया गया है और ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ी पहल के रूप में देखा जा सकता है, जहां पर बच्चों की मृत्यु पर ये स्वतः संज्ञान फैसला लेते हुए मामले को उसका स्वतः संज्ञान करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को जो है नोटिस भेज दिया है कि कोचिंग सेंटर जो है वो डेथ चेंबर बन गए हैं। अगर सुरक्षा नहीं है, कह रहे हैं कि भाई अगर सुरक्षा नहीं दे सकते हैं, सुविधा नहीं दे सकते हैं, तो कोचिंग सेंटर्स को ऑनलाइन चलाना ज्यादा बेहतर है। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सोचिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोचिंग सेंटर में सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो चुका है। सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से ये ऑब्जर्वेशन, ये फैसला, ये बात सामने आ रही है, जहां पर कोचिंग सेंटर बच्चों की जिंदगी से खेल रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। तो इस वक्त की जो आपको याद होगा कैसे दिल्ली में कोचिंग सेंटर में बेसमेंट में 3 बच्चों की मौत हो गई थी, पानी भरने के चलते यहां पर हुआ था और उसके बाद राजनीति तो हुई ही हुई थी। और अब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का स्वतः संज्ञान लेते हुए ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जहां पर कोचिंग सेंटर्स को डेथ चेंबर बताती हुई सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर नहीं चला सकते तो इसको ऑनलाइन चलाइए। और देश में कई जगहों पर कोचिंग सेंटर्स जहां पर चल रहे हैं, अगर बेसमेंट में चल रहे हैं तो ऐसा कानून होता ही है कि बेसमेंट में आप किसी कोचिंग सेंटर को नहीं चला सकते। उसका नक्शा भी जब पास होता है तो उसमें केवल आप स्टोरेज कर सकते हैं, स्टोर रूम बना सकते हैं, वो तमाम चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन पैसों के लालच में ये कोचिंग सेंटर जो कि पहले से ही मोटी रकम वसूल रहे हैं, किराए पर वहाँ आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं किराए पर घर जो दे रहे हैं, बेसमेंट तक भी उन्होंने किराए पर चढ़ा रखे हैं। मुनाफे की लालच में बच्चों की जिंदगी से ये घिनौना मजाक जो चल रहा था, अब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर स्वतः संज्ञान लिया है और एक तरीके से तमाचे के रूप में ही आप देखिए यहाँ पर प्रशासन को, दिल्ली सरकार को, जो सुप्रीम कोर्ट का ये नोटिस आया है कि कोचिंग सेंटर डेथ चेंबर बन गए हैं, नहीं चल पाते हैं, अगर ठीक से सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती है तो कम से कम इसको ऑनलाइन ही चला दिया जाए। हादसे से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चलिए, अब दिल्ली की हमने बात कर दी, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आपको बताई। अब अयोध्या में गैंग रेप की पीड़िता की हालत को देखते हुए, जो कि नाजुक बताई जा रही है, जिला महिला चिकित्सालय से उसे लखनऊ के अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। सोचिए उसकी हालत कितनी गंभीर होगी। अयोध्या रेप पीड़िता को बेहतर इलाज के लिए लखनऊ ले जाया गया है। उसके साथ सीएमएस जिला अस्पताल और साथ ही रोनाही पुलिस भी वहां पर भेजी गई है। डॉक्टर की टीम और सुरक्षा अधिकारी भी वहां पर मौके पर हैं और उसका बेहतर इलाज हो, जिसको लेकर लखनऊ में बड़े चिकित्सकों के बीच उसका इलाज होगा। इसकी तैयारियां, अब शुरुआत इसकी हो चुकी है। स्थानीय प्रशासन मामले की गंभीरता से जांच भी कर रहा है। तो अयोध्या उत्तर प्रदेश में गैंगरेप पीड़िता के साथ जिस तरीके से बर्बरता की गई है, एक्शन तो यहां पर हो गया है। मोहित खान की बेकरी पर बुलडोजर भी चल गया है, वो तमाम चीजें होती हुई देख भी आप पा रहे हैं। लेकिन अब एक बड़ा फैसला ये लिया गया है कि लखनऊ रेफर कर दिया गया है वहाँ के लोकल अस्पताल के द्वारा, कि अब लखनऊ में बेहतर इलाज के लिए उसको भेज दिया गया है। जो रेप पीड़िता है, उस बच्ची को अब लखनऊ ट्रांसफर कर दिया गया है, शिफ्ट करा जा रहा है, ताकि वहाँ पर अच्छे डॉक्टर्स के द्वारा और कड़ी सुरक्षा के बीच में उसका इलाज हो। यहाँ पर यह भी बताया जा रहा था पहले कि दबाव बनाया जा रहा था आरोपी पक्ष की तरफ से पीड़ित पक्ष पर कि भाई आप ये केस वापस ले लें, और अभी भी बचाव करने की पूर्णतः प्रयास किया यहाँ पर जा रहा है। समाजवादी पार्टी का नेता इस पूरे प्रकरण में जहाँ पर शामिल नजर आ रहा है। अब राजनीति तो गर्मा ही चुकी है, लेकिन ये उस बच्ची का क्या, अब ये उस बच्ची के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये फैसला, वहाँ के लोकल चिकित्सालय के द्वारा ये फैसला अस्पताल की तरफ से कि लखनऊ ले जाया जाएगा। पहले से स्वस्थ थी, ऐसी कोई सीरियस कंडीशन नहीं थी,
मगर बच्ची के अच्छे उपचार के लिए कि उसको अच्छा उपचार मिले, इसलिए उसको यहाँ से रेफर किया गया है, ताकि बच्ची स्वस्थ होकर अपने परिजनों के साथ फिर से वैसे ही खेले कूदे। अभी इसकी जानकारी मुझे नहीं है कि कहाँ ले जाया गया है, मगर जहाँ भी ले जाया गया है ना, तो डॉक्टरों के निर्देश पे ले गया है कि बच्ची अच्छे से सही हो जाए। अयोध्या की रेप पीड़िता बच्ची को लखनऊ रेफर किया गया है। पीड़िता के साथ डॉक्टरों की एक पूरी टीम है, साथ ही संबंधित थाने की फोर्स गई हुई है लखनऊ। कुछ ही देर हुआ ये निकले हैं यहाँ से और करीब 2 घंटे बाद ये लखनऊ पहुँचेंगे। अच्छी चिकित्सा के चलते, क्योंकि यहाँ अयोध्या में सारी व्यवस्थाएं थीं, लेकिन कुछ और भी कंडीशन ऐसी थी जिसको लेकर डॉक्टरों का कहना था कि लखनऊ में और बेहतर इलाज हो सकता है उसका, क्योंकि 2 माह की वो गर्भवती है, उम्र उसकी बहुत कम है। तो इन्हीं तमाम कंडीशन को लेकर स्वास्थ्य महकमे ने ये विचार रखा था कि इसको लखनऊ ले जाया जाए, और जिस पर अमल करते हुए यहाँ के प्रशासन ने एक पूरी टीम के साथ उसको लखनऊ भेजा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। आज सावन का तीसरा सोमवार है। बिहार में तीसरे सोमवार के मौके पर शिव भक्तों की भीड़ शिवालयों में उमड़ पड़ी है। भक्तों की भीड़ वहां पहुंची। सोमवार को शिव मंदिरों में, पूरे देश में ही अगर मैं कहूं, विश्व में कहूं तो गलत नहीं होगा, श्रद्धालुओं की भीड़ पहले सुबह से ही देखने को मिल रही है। और ये तस्वीर तो हम आपको पटना बिहार की दिखा रहे हैं। पूरा वातावरण प्रभु श्री भोलेनाथ के मंत्रों से, उनके नाम से, शिव के मंत्रों से गुंजायमान है। बड़ी संख्या में शिव भक्त कांवड़ लेकर भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए दूर दूर से पैदल ही चलकर बाबा भोलेनाथ का दर्शन कर पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो सावन का ये तीसरा सोमवार और जगह जगह कांवड़ यात्रा तो आप देख ही रहे हैं। और ये शिव भक्त जो हैं शिवालयों की ओर बढ़ रहे हैं, और शिव भक्त जो कांवड़ नहीं भी लेके जा रहे वो लोग भी शिवालयों में पहुंच रहे हैं, वहां सेवा कर रहे हैं, भगवान पर जल चढ़ा रहे हैं, जल अर्पण कर रहे हैं और कांवड़ लेकर भगवान शिव का जलाभिषेक लोगों ने किया। तीसरा सावन का, इस सावन के पावन महीने का तीसरा सोमवार है और आप भी अपने नज़दीकी मंदिर में अवश्य जाएं और भगवान को जल अर्पित जरूर करें, सहपरिवार जाएं। ये दिन है, ये सावन का पवित्र महीना है, आपको बिल्कुल भी चूकना नहीं है। और सुदर्शन न्यूज़ भी आपसे आह्वान करता है कि सावन के पवित्र महीने में आप जाके भोलेनाथ का दर्शन करिए। और ये तस्वीर तो खाली आपको पटना बिहार की दिखाई है, पूरा भारत इस वक्त भोलेनाथ की भक्ति में लीन है। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। बिहार के पटना में मुख्यमंत्री कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मामले का पटना पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले का उद्भेदन कर लिया है। जांच में पता चला है कि बिहार के ही एक युवक ने सीएमओ कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। बता दें, वो शख्स बिहार से जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। बीते दिन अलकायदा नाम के एक ग्रुप से सीएमओ ऑफिस को ईमेल आया था। 16 जुलाई को धमकी भरा ईमेल आया था। इसमें मुख्यमंत्री कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। इस मामले में सचिवालय थाना में 2 अगस्त को सचिवालय थाना के थानेदार संजीव कुमार के बयान पर एफआईआर दर्ज की गई थी। तो धमकी मामले में पुलिस ने किया है बड़ा खुलासा। सीएम कार्यालय को बम से उड़ाने की यहां पर धमकी मिली है और जांच में बिहार के ही एक युवक ने ये धमकी दी थी। युवक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कर रही है छापेमारी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। महाराष्ट्र में आज से सावन महीने की शुरुआत हुई है। आज सावन महीने का पहला सोमवार है। महाराष्ट्र में 71 वर्षों के बाद शुरू हुआ सावन। पहले सोमवार को सभी मंदिरों में जोरदार तैयारी हुई है और तैयारी की जा रही है। सुबह से ही यहाँ पर शिव भक्त दर्शन के लिए मंदिरों में उमड़े। तो महाराष्ट्र में आज से सावन महीने की शुरुआत हुई है। छत्रपति संभाजी नगर के वेरूल में ऐतिहासिक गणेश्वर मंदिर में भी तैयारी जोरों पर है। शिव भक्तों की सुरक्षा के मंदिरों में जो है पुख्ता इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं। तो पूरे भारत में ही जिस तरीके से मैंने आपको कहा था, भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन भक्त नजर आ रहे हैं। तो ये छत्रपति संभाजी नगर की भी तस्वीर आपको हमने दिखाई, महाराष्ट्र की तस्वीर आपको दिखाई, जहाँ पर भक्त जो हैं भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए, जलाभिषेक करने के लिए 71 वर्षों की बात आपको बता रहे हैं। पहले सोमवार की के दिन सभी मंदिरों में यहाँ जोरदार तैयारी जो है वो देखने को मिली है। और ये इंतज़ाम भी आप देख सकते हैं
श्रद्धालुओं के लिए। और शिव भक्त जितने भी आपको नजर आएंगे वो शिवालय यानी मंदिर आज जरूर जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र से सीधा लेके चलते हैं आपको राजस्थान में हरियाली तीज के अवसर पर 7 अगस्त को शिक्षा एवं पंचायती राज विभाग पूरे प्रदेश में वृहद स्तर पर पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित करेगा, यानी पेड़ लगाए जाएंगे। इस दिन राजस्थान में एक साथ एक ही समय में करोड़ों पौधे लगाकर एक नया कीर्तिमान बनाया जाएगा। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने जयपुर के इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि 7 अगस्त को हरियाली तीज के अवसर पर हम सब राजस्थान वासी एक साथ एक पेड़ एक मां के नाम का पौधा लगाएंगे और उसे पूर्ण वृक्ष बनाएंगे ताकि तपती धरती को इस भीषण गर्मी और निरंतर बढ़ते हुए तापमान से राहत दिलाई जा सके। इस पहल की जो है हम भी सराहना करते हैं, हम भी आह्वान करते हैं लोगों से पेड़ लगाने का। इस अभियान के तहत आम लोगों को भी पौधे लगाने का टारगेट दिया जाएगा, लक्ष्य दिया जाएगा, जिसमें बाइक चलाने वाले को 5 पौधे लगाने होंगे, कार मालिक को 10 पौधे लगाने होंगे, ट्रक बस मालिकों को 20-20 पौधे लगाने होंगे, घर में एसी होने पर 50 पौधे लगाने का लक्ष्य दिया गया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बताया कि हम लोगों को डंडे के बल से पौधारोपण करने के लिए नहीं कह सकते हैं, हम उनसे आग्रह कर रहे हैं कि वे पौधारोपण करें। ये हमारी उनसे आह्वान है, ये हमारी उनसे मांग है कि वो एक टारगेट सेट करें और वृक्ष लगाएं, हरियाली तीज पर लगाएं करोड़ों पौधे और पौधारोपण से होगा धरती मां का श्रृंगार। और सुदर्शन न्यूज की मंत्री मदन दिलावर जी से खास बातचीत भी हुई है। में से 7 शहर राजस्थान के होते हैं। इसी को देखते हुए राजस्थान सरकार ने एक बेहतरीन कदम उठाया है और लगभग 5 करोड़ वृक्षारोपण का इन्होंने लक्ष्य रखा है। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए पंचायती राज मंत्री हैं मदन दिलावर जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप बताइएगा कि किस तरीके से आपका टारगेट है और इससे आपको क्या लगता है कि जो विजन है आपका, उससे जो फ्यूचर है राजस्थान का वो कैसे डेवलप होगा? देखो, इस धरती का तापमान जब लगातार बढ़ रहा है उससे लगता है कि मानवता को खतरा होने जा रहा है और हम सबको बचने के लिए, हमारे प्रदेशवासियों को बचाने के लिए ये आवश्यक हो गया है कि पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाएं और धरती का तापमान कम रहे, ऐसा प्रयास करें। और इसीलिए पौधा ही यानी पेड़ ही एक ऐसा उपाय है जिसके कारण से सब हम पा सकते हैं। अन्यथा वो दिन दूर नहीं जब हमारे घर के सामने यमराज खड़े होंगे। सर, इससे पहले भी कई ऐसे वृक्षारोपण के अभियान लागू हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाता है कि जो वृक्ष हैं उनका सही से संरक्षण नहीं हो पाता है और सही से, इसलिए आपका क्या कदम रहेगा? देखो, सबने पौधे लगा करके और पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने का प्रयास किया है, मैं उन सबको बधाई देता हूँ। लेकिन अब की बार राजस्थान सरकार ने इसको जन आंदोलन बनाया है और सबसे आग्रह किया है, निवेदन किया है, प्रार्थना की है कि हम सब मिलकर के, केवल ये सरकार का कार्यक्रम नहीं रहा है, ये जन आंदोलन हो गया है, सब मिलकर के अधिक से अधिक पेड़ लगाएं ताकि धरती का तापमान कुछ कम करने में हम सक्षम हो सके। इस आंदोलन में मैंने कहा जन आंदोलन है तो गरीब, अमीर, महिला, पुरुष सब भाग ले सकते हैं। तो जो आर्थिक दृष्टि से अक्षम है, सामर्थ्यवान नहीं है, उनके लिए हम पेड़ों की व्यवस्था भी करेंगे और गड्ढे भी खुदवाने की व्यवस्था करेंगे। बहरहाल ये थे मदन दिलावर जी, जिनका कहना है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करना है तो राजस्थान में जल्द से जल्द बड़ी मात्रा में जन अभियान ये छेड़ रहे हैं और पेड़ लगाए जाए। कैमरा पर्सन ऋषभ के साथ जयपुर से सुदर्शन न्यूज के लिए नतांश पटेल। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश भर में हो रही भारी बारिश को लेकर प्रदेश की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव स्वयं प्रदेश के जलमग्न निचले इलाकों की जानकारी ले रहे हैं और बस्तियों के परिवारों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए आपदा प्रबंधन की टीम को 24 घंटे अलर्ट रहने के लिए उन्होंने निर्देश दे दिए हैं। आपको ये बताना है कि इस बीच दमोह जिले के हटा क्षेत्र में भारी बारिश से पाटन गांव के पास लगती नाला की उफान पर आने से पाटन गांव की एक गर्भवती महिला
गीता यादव नाले में फंस गई थी, उसी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गर्भवती महिला की नाला के उस पार फंसने की जानकारी सोशल मीडिया और स्थानीय लोगों के द्वारा जिला प्रशासन को मिली। दमोह जिला कलेक्टर सुवीर कोचर के निर्देश पर तत्काल बचाव दल का गठन किया गया। हटा एसडीएम राकेश मरकाम, नायब तहसीलदार शिवराम चढ़ार और बीएमओ उमाशंकर पटेल स्वास्थ्य अमले के साथ मौके पर पहुंचे। एसडीआरएफ की टीम और ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू शुरू किया गया। गर्भवती महिला को स्वास्थ्य परीक्षण के लिए 108 एम्बुलेंस की मदद से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मड़ियाद पहुंचाया गया। ये बचाव दल का कार्य देखिए, एसडीआरएफ की मदद से ये रेस्क्यू पूरा हुआ, जहां पर ये गर्भवती महिला को रेस्क्यू टीम ने बचाया है, उसको स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाया है, अस्पताल तक पहुंचाया है। और ये उफान पर जो नदी है, जो नाला है, उसको पार करते हुए यहाँ पर जो एजेंसी वाले टीम के लोग हैं, एसडीआरएफ के लोग हैं और ग्रामीण हैं, स्थानीय लोग हैं, सभी ने मिलकर उस महिला की मदद की और गर्भवती महिला को यहाँ से लेकर जा रहे हैं और 108 एम्बुलेंस की मदद से उसको अस्पताल तक ले जाया गया। स्थानीय सूचना और मीडिया के द्वारा यह जानकारी प्राप्त हुई थी कि एक गर्भवती महिला जो कि ग्राम पाटल की निवासी है, वो प्रसव पीड़ा में थी और अतिवृष्टि हो जाने के कारण यहाँ पर नदी में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिसके कारण वो गांव में फंस गई थी। तो उसमें तत्काल जैसी सूचना प्राप्त हुई, एसडीआरएफ की टीम, राजस्व की टीम, मेडिकल और स्वास्थ्य विभाग की टीम, ये हम लोग यहाँ पर पहुँचे और उसको सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया है। अभी उसकी प्रारंभिक जांच की जा रही है, जहां पर वो महिला स्वस्थ है। सुबह आज न्यूज़ से पता चला कि एक महिला जिसका पेट में दर्द स्टार्ट हो गया है और नाला उफान होने के कारण वो प्राइमरी सेंटर या फिर सीएच हटा नहीं पहुंच पा रही है, जिसकी सूचना मैंने तुरंत एसडीएम साहब से और अपने स्वास्थ्य अमले को दी और सभी एकजुट होकर आए और उसको रेस्क्यू करके एम्बुलेंस के माध्यम से सीएच हटा पहुंचाया गया है। महिला अभी प्राइमरी ठीक है और बाकी हॉस्पिटल पहुंचने के बाद। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार बात करेंगे अनुच्छेद 370 हटने के बाद 5 साल हो चुके हैं और अब क्या हो रहा है जम्मू कश्मीर में। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। चलिए ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। जैसा कि हमने कहा था, ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की और आर्टिकल 370 अनुच्छेद 370 हटने के साल 5 पूरे हो चुके हैं। अब क्या स्थिति है? आज जम्मू कश्मीर में बीजेपी मना रही है उत्सव, शांति रैली समेत कई कार्यक्रमों का यहां पर आयोजन किया जा रहा है। सैकड़ों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ता यहां पर शामिल हुए हैं और राष्ट्रीय ध्वज लेकर मोदी जी जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये तस्वीर है जम्मू कश्मीर की। आर्टिकल 370 अनुच्छेद 370 हटने के 5 साल पूरे होने के बाद की ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। जम्मू कश्मीर में बीजेपी जो है, भारतीय जनता पार्टी है, वो उत्सव मना रही है। शांति रैली समेत कई कार्यक्रमों का आज आयोजन किया गया है। तो आज का महत्वपूर्ण दिन, ऐतिहासिक दिन 5 अगस्त का, आज ही के दिन आपको हम बताएं जो है 370 को निरस्त कर दिया गया, हटा दिया गया। अनुच्छेद 370 हटने के 5 साल होने के बाद, पूरे होने के बाद आज जम्मू कश्मीर में बीजेपी की तरफ से ये शांति रैली समेत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। सैकड़ों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ता यहां पर शामिल हुए हैं और राष्ट्रीय ध्वज लेकर मोदी जी जिंदाबाद के नारे ये लोग लगा रहे हैं। ये बहुत ही टॉप पार्टी है और उन्हें लोगों के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे यूसुफ साहब, हमारे रफीक साहब, तो मोदी साहब, जितने भी इसमें बड़े बड़े लीडर्स हैं, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में आज तक मोदी जी से बढ़कर कोई भी लीडर नहीं आया है। मैं उसको सैल्यूट करता हूँ। 5 अगस्त 2019 को जो नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ा फैसला लिया था और लिया है
जिसमें पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को उन्होंने आज़ादी दी थी 5 अगस्त 2019 को। आज हम जिला अनंतनाग में हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वजाहत सईद वजाहत के नेतृत्व में हमने इस सेलिब्रेशन का, इस जश्न का पूरे टाउन में रोड शो किया और उसके बाद यहाँ साउथ कश्मीर के अनंतनाग में हम तिरंगा लहराने जा रहे हैं। और मैं आपकी वसादत से उन ताकतों को कहना चाहूंगा 5 अगस्त 2019 के बाद जिन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं होगा, आज मैं उन लीडरों को कहना चाहूंगा, आज आप आंखें खोलिए और साउथ कश्मीर के अनंतनाग में एडवोकेट वजाहत के सदारत में जो यहाँ पे बहुत बड़ी रैली हुई, आज आपको लग चुका होगा कि 80 लाख मुसलमान नरेंद्र मोदी जी के उस फैसले के साथ थे।